तो एक छोटा सा टॉपिक है जो 11th 12th और नीट और जेई तक बच्चों को परेशान करता है। आज इसको डिस्कस करते हैं। रेजोनेंस। रेजोनेंस का मतलब क्या है, डिफिनीशन क्या है, उसको देखिए। सबसे पहली चीज़ ये है कि जो रेजोनेंस होते हैं वो किसी भी कंपाउंड या मॉलिक्यूल्स के लुईस स्ट्रक्चर होते हैं, है ना। तो कह सकते हैं कि कंपाउंड्स और मॉलिक्यूल्स forms numbers of Lewis structure पहली चीज। and all the structure are stable, all the structure are stable and explain the properties of that compound, but only one structure cannot explain all the properties of that compound. These all structure are resonating structure and phenomenon is resonance. देखिए, पहले तो आप इस लिखी गई पूरी बात को अच्छे से समझिए, तब रेजोनेंस आपको बहुत अच्छे से आएगा। मैंने लाइन बाय लाइन आपको समझाने की कोशिश की है। देखिए, हम किसी मॉलिक्यूल्स या कंपाउंड्स के नंबर ऑफ लुईस स्ट्रक्चर को देखते हैं, और वो स्ट्रक्चर जो होने चाहिए सही होने चाहिए, स्टेबल होने चाहिए, और वो जितने भी स्ट्रक्चर्स हैं वो उस कंपाउंड की प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन करें। बट एक ही स्ट्रक्चर उस कंपाउंड की सारी प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन ना कर पाए। अगर हमारी सारी प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन करना है तो हमें वो सारे स्ट्रक्चर्स को मानना पड़ेगा कि कंपाउंड इस फॉर्म में भी एग्जिस्ट करता होगा। एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, जैसे ओजोन O3 है। अब जनरली बच्चे इसमें ओजोन को इस तरह से स्ट्रक्चर देते हैं, एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। अब आप चाहे एनसीईआरटी को देख लो तो वो इस तरह से बनाएगी, इसको यहाँ पे ऐसे दिखा के यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन दिखा देगी, तो कंफ्यूजन में नहीं होना है। ये एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड है। और दूसरा जो स्ट्रक्चर बनता है वो आप ध्यान से देखो तो आप ऐसे बनाते हो, कोऑर्डिनेट बॉन्ड को इस वाले ऑक्सीजन के साथ लगा देते हो और इसको यहाँ पे। अगर आप इसको पहला ऑक्सीजन मानते हो तो आपको लगेगा कि हाँ बॉन्डिंग बदली हुई है, लेकिन ये दोनों स्ट्रक्चर सही हैं, दोनों लुईस स्ट्रक्चर हैं और दोनों ओजोन के ही स्ट्रक्चर हैं। तो अब आप किसको प्रायोरिटी दोगे, किसको नहीं दोगे, तो आप समझो जैसे ओजोन की 10 प्रॉपर्टीज की बात करते हैं कि ओजोन 10 प्रॉपर्टीज शो करेगा, तो यहां वाले अगर स्ट्रक्चर को आप लोगे तो ये कोई 8 प्रॉपर्टी शो कर पा रहा होगा, लेकिन 2 प्रॉपर्टी ये शो नहीं कर पा रहा होगा। ये वाला ओजोन का स्ट्रक्चर भी 8 प्रॉपर्टी को शो कर पा रहा होगा, 2 नहीं कर पा रहा होगा। लेकिन शर्त ये होगी कि जो 2 प्रॉपर्टी यहां शो हो रही है जो वो यहां नहीं हो रही होगी, और जो यहां नहीं हो पा रही वो इस 8 में इंक्लूड होगी। कहने का मतलब है कि अगर इन दोनों को मिलाया जाए तब जाके हम ये मान सकते हैं कि ओजोन 10 प्रॉपर्टी शो कर पाएगा, 10 प्रॉपर्टी शो कर पाएगा। यानी ओजोन के इन दोनों स्ट्रक्चर को हमें मानना पड़ेगा, और ये मानना पड़ेगा कि ओजोन इन दोनों में अल्टरनेट चेंज होता रहता है। यही दोनों ओजोन के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। तो ऐसी कंडीशन जिस भी मॉलिक्यूल्स या कंपाउंड्स की आती है कि उसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन जाते हैं बहुत सारे और वो स्टेबल होते हैं, उसकी प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन करते हैं, और किसी एक ही से हम सारी प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन नहीं कर पाते तो हमें सबको मानना पड़ता है कि वो इन फॉर्म्स में भी एग्जिस्ट करती होगी। तो इसी तरह से कुछ एग्जांपल्स और हैं जो बच्चों को प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। जैसे जनरली इनऑर्गेनिक एग्जांपल तो बच्चे कर लेते हैं, सल्फेट आयन का हो या कार्बोनेट आयन का हो, बट ऑर्गेनिक एग्जांपल में उनको प्रॉब्लम आती है। तो जैसे अगर मैंने आपसे ऑर्गेनिक एक इनऑर्गेनिक एग्जांपल और देख लेते हैं आपके लिए। जैसे आपको अगर CO3 माइनस कार्बोनेट आयन की बात करनी हो तो आप बिल्कुल ये समझ सकते हो कि इस तरह से बॉन्डिंग आप दिखा दोगे इसकी, यहाँ पे माइनस। मैं अभी इसकी बात नहीं कर रहा, यहां से कोऑर्डिनेट बना देंगे और ऐसे माइनस कर देंगे। ये स्टेबल हो गया, ये स्टेबल, ये भी स्टेबल हो गया।
अब अल्टरनेट इसकी पोजीशन बदलकर 1 2 3 चेंज करके हम 3 इसके सेम टाइप के स्ट्रक्चर बना सकते हैं। अभी मैं शेप की बात नहीं कर रहा, ऐसा ना सोचे बहुत लोग की शेप, हम केवल अभी लुईस स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं। सो इसके 3 अलग अलग आप फॉर्म बना सकते हो, है ना, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना सकते हो इन चीजों को चेंज करा के। जैसे आपने फिर क्या किया, डबल बॉन्ड को इससे, कोऑर्डिनेट को इससे दे दिया और यहाँ पे माइनस वाला लगा दिया, फिर इसको उठा के यहाँ कर दिया। ऐसे करके आप अलग अलग 3 स्ट्रक्चर फॉर्म करा सकते हो, 3 स्ट्रक्चर्स आप रेजोनेंस में दिखा सकते हो। सो ये इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हो गए। तो इनऑर्गेनिक की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाना तो बड़ा आसान है, बट ऑर्गेनिक में थोड़ी बच्चों को प्रॉब्लम आती है। तो एक ऑर्गेनिक एग्जांपल लेते हैं, उसको अभी क्लियर करते हैं, ठीक है। एक ऑर्गेनिक एग्जांपल लेते हैं। देखिए जैसे हमने बात की क्लोरोबेंजीन की। अब आपको पता है कि बेंजीन में अल्टरनेट पाई बॉन्ड एग्जिस्ट करता है और यहाँ पे Cl है। आप पहले इसके स्ट्रक्चर को अच्छे से समझ जाइए कि रेजोनेंस शुरू कैसे होता है ना। तो आप ध्यान से समझेंगे तो क्लियर होगा कि रेजोनेंस की शुरुआत एक रिपल्सन से होती है। आप ध्यान से समझिए इस चीजों को। देखिए जैसे यहाँ पे जो पाई बॉन्ड बने हैं वो इस तरह से ओवरलैपिंग से बने हुए होते हैं। ये पाई बॉन्ड है, साइड वाइज ओवरलैपिंग है। और यहाँ पे जो Cl है ना, इसके पास जो लोन पेयर हैं वो भी p ब्लॉक में एग्जिस्ट कर रहे हैं। कहाँ एग्जिस्ट कर रहे हैं? p में। तो अब रिपल्सन के थ्रू ये जो p ऑर्बिटल है, ये बार बार p ऑर्बिटल बार बार इन इलेक्ट्रॉन्स को रिपल्सन देगा। अब यहाँ पे रिपल्सन जब आएगा, इसकी वजह से एक बॉन्ड ये पाई वाला टूटेगा। ये पाई वाला बॉन्ड क्या होगा? टूटेगा। अब मेरी बात को क्लियर करें, ये बॉन्ड यहां से टूटेगा। जब ये बॉन्ड यहां से टूटेगा तो क्या होगा? ये दोनों के दोनों पाई इलेक्ट्रॉन इस वाले कार्बन पे शिफ्ट कर जाएंगे। क्यों? इधर क्यों नहीं जाएंगे? इसलिए नहीं जाएंगे क्योंकि यहां से लोन पेयर का रिपल्सन आ रहा है, तो कैसे जाएंगे? नहीं जाएंगे। सो उसके बाद देखो क्या होगा। तो इस तरह से रेजोनेंस की शुरुआत होती है और रिपल्सन के थ्रू हो रही है, रिपल्सन तो आएगा ही। सो यहाँ पे अब जब अगले फिगर की बात आप करोगे तो ये कुछ इस तरह से जनरेट होगा। देखिए ध्यान से, यहां पे आएगा माइनस, यहां पे एग्जिस्ट करेगा प्लस और यहां पे Cl है। अब जब प्लस है इसका मतलब ये हुआ कि ये जो दोनों ऑर्बिटल थे तो एक ऑर्बिटल दूर हट गया दोनों इलेक्ट्रॉन को लेकर, इसके पास एक खाली ऑर्बिटल हो गया और p के पास तो इलेक्ट्रॉन है ही। तो ये क्या करता है? इसके साथ ओवरलैप करके एक बॉन्ड जनरेट कर लेता है। जब ये बॉन्ड जनरेट कर लेता है, समझिए, जब ये बॉन्ड जनरेट कर लेता है तो फिर ये पॉजिटिव चार्ज यहां होल्ड्स होता है क्योंकि यहां का इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में आ गया। अब ये माइनस है तो ये माइनस क्या करेगा? तो ये माइनस क्या करेगा कि इस वाले कार्बन को रिपल्सन देना शुरू करेगा। जब इस वाले कार्बन को रिपल्सन देगा तो इसका पाई बॉन्ड टूट जाएगा और जब इसका पाई बॉन्ड टूटेगा तो दोनों इलेक्ट्रॉन यहां शिफ्ट कर जाएंगे। तो यहां फोर्स हो जाएगा माइनस क्योंकि लोन पेयर यहां आ जाएंगे, यहां आ जाएगा प्लस, ठीक है। और प्लस और माइनस आपस में मिलके एक बॉन्ड जनरेट करेंगे। सो अगले फिगर को अगर आप ध्यान से देखोगे तो क्लियर हो जाएगा। देखो आप यहाँ पे क्या है? डबल बॉन्ड है C के साथ और Cl पे प्लस है। यहाँ एक नया बॉन्ड जनरेट हुआ और यहाँ पे क्या आ गया? माइनस, और यहाँ क्या है? पुराने वाले बॉन्ड। अब ये लोन पेयर क्या करेगा? ये लोन पेयर फिर से रिपल्सन जनरेट करेगा कार्बन पे, तो पाई बॉन्ड फिर से ब्रेक होगा, दोनों इलेक्ट्रॉन इस वाले कार्बन पे जाएंगे। तो यहाँ क्या आएगा? आप क्लियर कर लो, यहाँ माइनस आएगा और यहाँ क्या आएगा? प्लस आएगा, ठीक है। जब यहाँ प्लस आएगा तो ये प्लस और माइनस एक बॉन्ड बनाएंगे और यहाँ नेगेटिव चार्ज रह जाएगा। सो आप ध्यान से देखो, अब ये यहाँ प्लस हो गया, ये नया वाला बॉन्ड जो प्रीवियस में बना था ये देखो बॉन्ड बना और यहाँ आ गया माइनस। अब क्या होगा समझो आप, ये माइनस फिर से इस वाले कार्बन पे रिपल्सन करेगा तो यहाँ का पाई बॉन्ड फिर ब्रेक होगा। ब्रेक होगा तो कहाँ जाएगा? जहां लैक ऑफ इलेक्ट्रॉन की कंडीशन थी उसके पास जाएगा। तो यहाँ क्या आएगा आप बताओ? यहाँ आएगी, जब ये बॉन्ड इधर जाएगा तो यहाँ माइनस आएगा, लोन पेयर जहां था वहां चला गया, प्लस को न्यूट्रलाइज कर देगा। तो यहाँ माइनस और यहाँ प्लस आएगा, प्लस माइनस एक बॉन्ड बनाएंगे। तो अगला फिगर जो बनेगा आप ध्यान से देखो, वो कुछ इस टाइप का बनेगा। अब आप ध्यान से देखोगे तो ये जो फर्स्ट स्ट्रक्चर है और जो ये लास्ट स्ट्रक्चर है, दोनों जनरली मोर स्टेबल कहे जाते हैं, बस इनके पाई बॉन्ड की पोजीशन बदल चुकी है। तो ये दोनों मोर स्टेबल कंडीशन है और यहाँ पे देखो आप माइनस और प्लस के बीच में काफी डिस्टेंस है, रिपल्सन कम है, ये लोन पेयर है, ये पाई बॉन्ड है। सो ये थर्ड स्ट्रक्चर जो है वो फिर स्टेबल है इन दोनों के बाद, और ये जो सेकेंड स्ट्रक्चर हुआ और जो ये फोर्थ स्ट्रक्चर हुआ, इनकी स्टेबिलिटी सबसे कम है। क्यों? क्योंकि यहाँ स्टेरिक हिंड्रेंस मतलब इलेक्ट्रॉन्स में रिपल्सन ज्यादा है, क्योंकि यहाँ पाई बॉन्ड और लोन पेयर करीब करीब है, यहाँ पाई बॉन्ड और लोन पेयर करीब करीब है। तो अगर आपको स्टेबिलिटी का ऑर्डर जज करना है कि इनमें कौन ज्यादा स्टेबल है,
तो उस कंडीशन में पहला वाला और फिफ्थ वाला ज्यादा स्टेबल है, फिर थर्ड वाला होगा और उसके बाद कौन सा होगा, सेकंड का होगा और फोर्थ का होगा। तो ये ऑर्डर है स्टेबिलिटी का। अब देखो सॉरी ये फिफ्थ वाला, थर्ड फोर्थ फिफ्थ है ना, फिफ्थ वाला है। अब देखो आप, अब अगर आप रेजोनेंस बना ले रहे हो तो एक और प्रैक्टिस करते हैं, एग्जांपल करते हैं रेजोनेंस का। देखो जैसे आपको रेजोनेंस बनाना हो, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर दिखाना हो फिनॉल का, तो आप इसी तरह से नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर फिनॉल का बना सकते हो, है ना। क्यों सेम होगा, क्योंकि यहां भी लोन पेयर एग्जिस्ट करेगा और ये लोन पेयर बार बार यहाँ पे रिपल्सन जनरेट करेगा, तो सेम कंडीशन आएगी। बट बच्चों कभी कभी ये बच्चे डिसाइड नहीं कर पाते कि कौन सी पोजीशन ऑर्थो है, कौन सी पोजीशन पैरा है, कौन सी मेटा है। क्या ऑर्थो मेटा पैरा पोजीशन बदलते हैं? जैसे कुछ लोग जनरली दिमाग में ये मोनोपोली बना लेते हैं कि नहीं ये पोजीशन जो कॉर्नर वाली होती है ये ऑर्थो होती है, ये पैरा ये मेटा, बट ऐसा नहीं है। ऑर्थो और पैरा का जो डिसाइडेंस होता है मेटा का, वो डिपेंड करता है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पे। जब रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में जो डायरेक्टिंग ग्रुप है वो किस तरह से रेजोनेंस को फ्लो अप कराते हैं, वो इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग है या डोनेटिंग है, इस बात पे डिपेंड करता है कि ऑर्थो मेटा पैरा कहाँ होगा। आप पहले इनकी प्रैक्टिस कर लीजिए रेजोनेंस की, उसके बाद हम एक क्लास और लेते हैं, उसमें आपको एक रेजोनेंस का एग्जांपल बताएंगे, उसके बाद ऑर्थो मेटा पैरा कैसे डिसाइड करते हैं वो बताएंगे, उसके बाद अगली क्लास जो आएगी उसमें ये दिखाएंगे कि ऑर्थो मेटा पैरा किस तरह से चेंज होते हैं। तो अभी आप इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाकर आप पर्सनली व्हाट्सएप कर सकते हैं या तो आप कमेंट में उसको दे सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।